हेलो एवरीवन। आज हम लोग अगला टॉपिक अपना डिस्कस करेंगे और उसका नाम है नाइट्रोजन। देखो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस बार सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन से ये एफओ का क्वेश्चन बना था। ठीक है, तो हम लोग नाइट्रोजन को सीक्वेंस में डिस्कस करते हुए चलेंगे और हर बार की तरह हमारा हाइब्रिड मोड रहेगा, मतलब क्वेश्चन और साथ में हम लोग उसके सॉल्यूशंस भी देखेंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन नाइट्रोजन के साथ। पहला क्वेश्चन आपका वही है जो इस बार के आईबीपीएस एफओ में पूछा गया था कि भाई राइजोबियम के स्ट्रेन के रिगार्डिंग आप बताओ। ठीक है, तो ये जब हम लोग राइजोबियम तक पहुंचेंगे वहीं पे डिस्कस कर लेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। अब ये के लिए आगे बढ़ते हैं ना। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कई सारी चीज़ें कि भाई आपका मिनरलाइजेशन क्या है, इमोबिलाइजेशन क्या है, सीएन रेशियो क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है। आज देखो इस चीज़ को एक बार समझ लो, वरना फिर वही होता है, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक हो रहा है या इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बन रहा है, तो वो डाउट हमें अपना क्लियर रखना है। ठीक है, तो देखो होता क्या है। ऑर्गेनिक मैटर जो आपके नाइट्रोजन की बात करें ना, पहले आपको यहाँ पे देखो, मैं बोलूँगा नोट्स भी बनाते हुए चलो, पॉइंट्स में आपको बताता हूँ, लिखते हुए चलो। मैं अगर बात करूँ नाइट्रोजन की, तो आपका जो नाइट्रोजन है ना, क्या कहा मैंने, जो नाइट्रोजन है वो 98% तक ऑर्गेनिक फॉर्म में होता है और सिर्फ 2% इनऑर्गेनिक फॉर्म में होता है। ऑर्गेनिक फॉर्म मतलब क्या हुआ? प्रोटीन ऑर्गेनिक फॉर्म है, अमाइंस ऑर्गेनिक फॉर्म है। क्या बोला मैंने? प्रोटीन है ऑर्गेनिक फॉर्म, अमाइंस ऑर्गेनिक फॉर्म्स। ठीक है, सारी चीज़ ऑर्गेनिक फॉर्म से, और नाइट्रोजन मैक्सिमम इन्हीं चीज़ में प्रेजेंट है। बट इसके साथ एक दिक्कत है। क्या? प्लांट कभी भी प्रोटीन अमीनो एसिड वगैरह, ये प्रोटीन अमाइंस वगैरह हो गए, इनको डायरेक्ट अपटेक नहीं कर सकता। ठीक है, जरूरी है कि ये ऑर्गेनिक वाला जो पार्ट है वो टूटे, कुछ ना कुछ हो और इनऑर्गेनिक वाले पार्ट में कन्वर्ट हो जाए। इनऑर्गेनिक आपका क्या हुआ भाई? जैसे ये नाइट्रेट है आपका, ठीक है, ये आपका इनऑर्गेनिक में आ गया नाइट्रेट, अमोनियम आयन है। ठीक, आपका N2O वगैरह ये सारी की सारी इनऑर्गेनिक फॉर्म है। ठीक है, मोस्टली आपको जो प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए वो इसी फॉर्म में उसको अपटेक करता है। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान दो, यहाँ पे प्लांट के अंदर जब नाइट्रेट या अमोनियम जाएगा, उसके बाद प्लांट के अंदर फिर से प्रोटीन प्रोटीन कुछ और वो बन जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि प्लांट डायरेक्ट वही प्रोटीन ही अपटेक कर ले, ऐसा प्लांट कर नहीं सकता, क्योंकि अपटेक करने के लिए कटायन का एक्सचेंज होना, बहुत सारी चीज़ें और फैक्ट भी काम आते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा, नाइट्रोजन मैक्सिमम आपका ऑर्गेनिक फॉर्म में 98%। ठीक है, बट ऑर्गेनिक फॉर्म भाई प्लांट ले नहीं सकता, तो इसीलिए ज़रूरत पड़ती है कि वो ऑर्गेनिक फॉर्म से टूट के बने क्या? इनऑर्गेनिक फॉर्म। अब ये कैसे बनेगा? ठीक है, पहला पॉइंट हमारा हो गया, ऑर्गेनिक फॉर्म वाली बात हो गई। दूसरा, मैंने कहा कि भाई प्रोटीन्स है, ऑर्गेनिक फॉर्म मतलब क्या है? आपका जो नाइट्रोजन है प्रोटीन में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। नाइट्रोजन में आपको पढ़ा चुका हूँ, उसके फंक्शन मैंने आपको बताया कि भाई आपके अमीनो एसिड है, बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ते हैं, प्रोटीन बनते हैं, और बहुत सारे प्रोटीन आपकी जो ज़्यादातर इंजाइम्स है वो भी प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, तो प्रोटीन है, इंजाइम्स हैं। प्रोटीन आपका क्या होते हैं? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे मैंने बोला बैसिलस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, स्यूडोमोनास। ठीक है, सॉइल में सबसे ज़्यादा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है ना, वो यही दोनों दोनों देखने को मिलेंगे, बैसिलस और स्यूडोमोनास। बैसिलस सबसे ज़्यादा सॉइल में प्रेजेंट होता है। तो प्रोटीन को तोड़ेंगे और बना देंगे अमीनो एसिड्स। ठीक है भाई, अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाए, प्रोटीन टूट के वापस बन जाएगा अमीनो एसिड। ठीक, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस प्रोसेस को अपन बोलेंगे एमिनाइजेशन। क्या बोला? एमिनाइजेशन मतलब प्रोटीन से अमीनो एसिड्स का बनना। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं भाई। 2x में देख लो, जिसको लग रहा है कि आराम आराम से पढ़ाया जा रहा है, जिसको मतलब पहले से पता है, जिसको नहीं पता वो चुपचाप नोट्स बनाओ। अब देखो अमीनो एसिड्स को क्या होगा, अमीनो एसिड को क्या होगा, अब कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जो अमीनो एसिड को भी क्या करेंगे? चेंज करेंगे और बनाएंगे क्या? अमोनियम बनाएंगे। ठीक है, अमोनियम बनाएंगे, और अमोनियम का बनना ही होता है, अमोनियम आयन का बनना ही होता है क्या? अमोनिफिकेशन। इंपॉर्टेंट टर्म्स है यहाँ पे ये सब। ठीक है, अमीनाइजेशन हो गया आपका प्रोटीन से अमीनो एसिड्स का बनना, अमीनो एसिड से बनेगा अमोनियम, जिसको हमने बोला क्या? अमीनोफिकेशन। ठीक है, ठीक है, आप देख लो ना क्या हो रहा है, ये ऑर्गेनिक फॉर्म था, ऑर्गेनिक फॉर्म से क्या हुआ? टूट टूट के माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको ब्रेक डाउन करके इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मिनरलाइजेशन। ठीक है, मिनरल्स का निकलना। ऑर्गेनिक फॉर्म थी, मिनरल अवेलेबल नहीं था, अब मिनरलाइजेशन हुआ है, उससे आपका इनऑर्गेनिक फॉर्म बना है, तभी आपका मिनरल जो है वो अवेलेबल होगा। अब अमोनियम बन चुका है। ठीक है, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक कन्वर्ट हो गया, जिस चीज़ को हमने बोला मिनरलाइजेशन। अब इस अमोनियम के अलग अलग फेट है, फेट मतलब इसका भविष्य, इसका अस्तित्व, मतलब जो भी बोलते हैं फेट है ना। मतलब अब अमोनियम या तो हो सकता है सॉइल के ऊपर भाई फिक्स हो जाए,
हो सकता है कि भाई इसका कहीं से लॉस हो जाए, वोलेटिलाइजेशन लॉस हो गया, हो सकता है इसका नाइट्रिफिकेशन हो जाए, ठीक है, हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद ही यूज कर ले, हो सकता है प्लांट अपटेक कर ले, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से हो सकती है, ठीक है। बट हमारा जो मेन फोकस है वो हमारा है क्या, कि इसका हो जाए क्या, इससे बन जाए नाइट्रेट। या अभी आगे और पढ़ेंगे, नाइट्रेट वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को अपन बोलेंगे क्या, नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। ये दोनों ही आपके इनऑर्गेनिक है ना, अमोनियम और नाइट्रेट। आई होप समझ आ रहा होगा आपको। प्रोटीन से बनता है अमीनो एसिड, अमीनो एसिड से बनता है अमोनियम, लिखो समझ आ जाएगा, अमोनियम से बनता है नाइट्रेट, ठीक है। तो 1 2 3 एंड 4 ये 4 चीज़ें यहाँ पे क्लियर हैं। इनमें से ये 2 हैं आपके ऑर्गेनिक और ये दोनों हैं आपके इनऑर्गेनिक, ठीक है। इतनी बात समझ आई। अब यहाँ पे आपको प्रोसेस का मतलब पता होना चाहिए। मिनरलाइजेशन क्या हुआ, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक का बनना, ये पूरे ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक का बनना मिनरलाइजेशन है। एमिनाइजेशन क्या हुआ, प्रोटीन से अमीनो एसिड का बनना। अमोनिफिकेशन क्या हुआ, अमीनो एसिड टूट के बन गया क्या, आपका अमोनियम बन गया, ठीक है। और आपका अमोनियम से जब बनेगा नाइट्रेट, उसको अपन बोलेंगे क्या, नाइट्रीफिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ है थोड़ी, आपका NH2 ग्रुप ही होता है और NH2 ग्रुप से ये अमोनिया बना देता है ना, इतना डीप में नहीं जाना मैं, ठीक है। ये बात समझ आई। अभी और डिस्कस करेंगे इस चीज़ को, बस मिनरलाइजेशन क्या होता है आपको एटलीस्ट ये समझ आ चुका है, हाँ, ठीक है। अब ये प्रोसेस आप समझ चुके हो, मैंने अभी आपको जस्ट बता दिया है। अब मुझे इसका आंसर आप आराम से कर सकते हो कि भाई कौन सा प्रोसेस है जिसमें एंजाइमेटिक डाइजेशन होता है प्रोटीन का और अमीनो एसिड और अमाइंस बनते हैं, ठीक है। क्या कहा कि भाई प्रोटीन टूटेगा और प्रोटीन से क्या बन जाएगा, अमीनो एसिड या फिर अमाइंस, ठीक है, अमाइंस। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, एमिनाइजेशन, है ना। अभी आपको मैंने बताया इसको क्या बोलते हैं, एमिनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। समझ आ गया ना ये, ठीक है। अब देखो भाई नाइट्रिफिकेशन की बात करते हैं। हमने क्या करा है, हमने ऑर्गेनिक से स्टार्ट किया, प्रोटीन से, हमारा प्रोटीन से हमने बना दिया अमीनो एसिड प्लस अमाइंस, ठीक है। यहाँ पे बेसिलस स्यूडोमोनास हो गए, इस प्रोसेस को हमने बोल दिया एमिनाइजेशन। अमीनाइजेशन के बाद बनेगा आपका अमोनियम, जिसको हमने बोला अमोनिफिकेशन। अब क्या होगा, इसका क्या होगा, क्या पूछा है, विच व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस इज नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, आपको पता होना चाहिए। देखो पहली चीज तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो मेन रोल है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का है। ये देखो इस अमोनियम का क्या करेंगे ना, आपका देखो पीएच थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए, 7 से 9, ठीक है। आप कहोगे सर हमने तो 6.5 से 7.5 भी पढ़ा है, 6.5 से 7.5 भी कई जगह मेंशन ऐसे किया हुआ है, बट जनरली जो आपका नाइट्रिफिकेशन है वो स्लाइटली एसिडिक कंडीशन में होता है। रेफरेंस IEEE की बुक में क्लियर कट लिखा है, और एक एग्जाम में पूछा हुआ था जहाँ पे सारे ऑप्शन दिए थे उन्होंने, 7.5 भी दिया था, 6.5 भी दिया था और 8.5 भी दिया था। आंसर क्या था उसमें, 8.5 था। राजस्थान AA का क्वेश्चन था। क्यों, क्योंकि जो IEEE की बुक है वहाँ लिखा है कि भाई आपका जो स्लाइटली एल्कलाइन कंडीशन है, ठीक है, एल्कलाइन कंडीशन में ही नाइट्रिफिकेशन थोड़ा ज़्यादा होता है। दूसरी बात, ऑप्टिमम अगर हम पीएच ले लें तो 8.5 के अराउंड आपका क्या है, एकदम ऑप्टिमम पीएच है जब नाइट्रिफिकेशन आपका सबसे अच्छे से होता है, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर हुई, तो आगे बताता हूँ मैं आपको। हाँ, तो मैंने क्या कहा कि मान लो थोड़ा सा पीएच फेवरेबल आ गया, 7 से 9 पीएच, ठीक है, या 8.5, ठीक है, ये पीएच आ गया। उसके अलावा यहाँ पे ऑक्सीजन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ऑक्सीजन 20% एटलीस्ट होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होना चाहिए, एरिएशन। तीसरा पॉइंट और क्या बचा, टेम्परेचर। ये फैक्टर्स याद करने हैं आपको, वही 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। ये नाइट्रिफिकेशन के फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग नाइट्रिफिकेशन। पीएच याद रखना है, स्लाइटली एल्कलाइन है आपका। दूसरा क्या बोला मैंने, ये आपका ऑक्सीजन, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो नाइट्रिफिकेशन को गवर्न करता है वो भाई ऑक्सीजन है। और तीसरा टेम्परेचर है यहाँ पे इसका, क्योंकि ऑक्सीडेशन होता है। अब भाई ऑक्सीजन कम हो गया तो फिर ऑक्सीडेशन कैसे होगा, प्रॉपर एरिएशन होना जरूरी है। एरिएशन नहीं होगा तो नाइट्रिफिकेशन ठीक से नहीं हो पाएगा। ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा और बनाएगा क्या, आपका बनाएगा ये नाइट्रेट। पहले तो NO2- नाइट्राइड बनता है, और नाइट्राइड का ऑक्सीडेशन होकर फिर बनता है क्या, नाइट्रेट बनता है। ये क्या है, नाइट्राइट है, लिख दे रहा हूं मैं नाइट्राइट, और यहां लिखते हैं अपन नाइट्रेट, ठीक है। तो इसी को हमने बोला क्या, नाइट्रिफिकेशन। अब सर एक चीज और बच गई यहाँ पे, क्या बच गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, नाइट्रोसोमोनास, देखो भूलना नहीं इसको। हमारा मेन हमें क्या चाहिए, मेन हमें चाहिए नाइट्रेट। सबसे ज़्यादा प्लांट जो है नाइट्रेट फॉर्म में अपटेक करता है, और वहाँ पे हमारा बैक्टीरिया यूज होगा। बैक्टीरिया मतलब नाइट्रोबैक्टर, दोनों बैक्टीरिया ही हैं, बट बैक्टर यहाँ पे बैक्टर आपका नाइट्रेट वाले के लिए यूज होगा,
ठीक है, ये दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम याद रहेंगे ना आपको। एक है आपका नाइट्रोसोमोनास जो अमोनियम से नाइट्राइट बना रहा है NO2-, और आपका नाइट्राइट से जो नाइट्रेट बनाएगा इट इज नाइट्रोबैक्टर। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में आपको एक और बात ध्यान रखनी है, ये ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया हैं। ऑटोट्रोपिक मतलब जो अपना खाना खुद ही बना देते हैं, ठीक है। ऑटोट्रोपिक में भी कीमो ऑटोट्रोपिक। अब कीमो ऑटोट्रोपिक क्या हुआ, ये लाइन भी आपको ध्यान रखनी है ना, बस इतना ही नाइट्रिफिकेशन अपना। ये जो केमिकल रिएक्शन यहाँ चल रही है इससे कुछ एनर्जी रिलीज होगी और उसी एनर्जी का ये यूटिलाइज करेंगे और खुद का सर्वाइवल करेंगे, ठीक है। मतलब इसी एनर्जी को ये एज अ फूड क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। तो ये कीमो ऑटोट्रोपिक है, केमिकल रिएक्शन से निकलने वाली एनर्जी को यूज करेंगे, ठीक है। इसलिए इनका नाम क्या बोला हमने, कीमो ऑटोट्रोप्स इनको बोला जाता है। तो यहाँ पर मेन रूल है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का है, इसलिए इसको बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। याद रखना ये हमेशा, ठीक है, क्योंकि आपका जब नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करेंगे वहाँ पे आपका नाइट्रोजन रिड्यूस हो रहा होगा, नाइट्रोजनेज एंजाइम रिड्यूस कर रही होगी, वो आगे की बातें आगे डिस्कस करेंगे। बट ये समझ लो नाइट्रिफिकेशन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। भाई अमोनियम था, इसमें ऑक्सीजन ही तो ऐड हुआ है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, मतलब हो क्या रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन के लिए क्या चाहिए हमें, ऑक्सीजन चाहिए, हमें एरिएशन चाहिए। तो एरिएशन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट और बचा, ये जो नाइट्रेट है ये प्लांट के लिए टॉक्सिक होता है। क्या होता है, ये प्लांट के लिए टॉक्सिक होता है। बट एक अच्छी बात है कि आपका जो एनर्जी लगती है ना, अमोनियम से नाइट्राइट बनने में एनर्जी आपकी लगती है कुछ, ठीक है। फिर नाइट्राइट से जो नाइट्रेट बनने में एनर्जी लगती है बहुत कम लगती है, मतलब आपका नाइट्रेट एक्यूमुलेट नहीं होता, डज नॉट एक्यूमुलेट, इकट्ठा नहीं होता है, तुरंत ही कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रेट बनाता है और नाइट्रेट फिर प्लांट अपटेक कर लेता है। अगर नाइट्रेट इकट्ठा होने लगा तो प्लांट के लिए टॉक्सिक हो जाएगा। बट अच्छी बात यह है कि वो इकट्ठा नहीं होता, तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, नाइट्रेट में, ठीक है। नाइट्रिफिकेशन कंप्लीट, इट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस। CN रेशियो, अब देखो मैंने आपको मिनरलाइजेशन की बात तो बता दी कि भाई प्रोटीन से बनेगा क्या, देखो 10 बार रिपीट करो, आप भी 10 बार रिपीट करो, इसको दोबारा कभी भूलना ही नहीं। प्रोटीन से बनता है अमीनो एसिड या अमाइंस, है ना। अमाइंस कुछ नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ, RNH2 जो होता है उसको हम अपन अब अमाइंस बोल देते हैं, ठीक है। और अमाइन ग्रुप ही आपका अमीनो एसिड में लगा होता है, ठीक है। अब मैं आपको केमिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के और कन्फ्यूज नहीं करना चाहता। इससे बन गया था अमोनियम, अमोनियम से बनाया हमने ऑक्सीडेशन करके नाइट्रेट, ठीक है, मतलब नाइट्राइट बना, फिर नाइट्राइट के बाद आपका नाइट्रेट बन गया, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस हो गया। अब क्या बोले, CN रेशियो। अब देखो भाई ऐसा नहीं है कि भाई प्रोटीन से डायरेक्ट ही आपका ऐसे नाइट्रेट बनने लग जाएगा, हर बार ऐसा होगा। ये चीज़ डिपेंड करती है जो भी मटेरियल है, ठीक है। अब प्रोटीन हो सकता है आपने वहाँ स्टबल डाला है, ठीक है, लीफ गिरी है, किसी भी चीज़ में उसका CN रेशियो क्या है उस पर डिपेंड करेगा। अब भाई इस पर क्यों डिपेंड करेगा CN रेशियो, CN रेशियो मतलब क्या हुआ, कार्बन डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन, यही तो CN रेशियो, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ है, इसको हमने बोला भाई मिनरलाइजेशन हो रहा है, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में टूटा, मिनरल्स रिलीज हो गया एक तरीके से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर क्या होता है, अगर मान लो कि यहाँ पे क्या हुआ, आपका ये नाइट्रेट बन गया या अमोनियम बन गया, ठीक है। अगर मान लो कि सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी है, नाइट्रोजन क्या है सॉइल में ऑलरेडी बहुत कम प्रेजेंट है, लेस प्रेजेंट है, ठीक। तो ये जो यहाँ पे बन रहा है ना, ये जो यहाँ पे बन रहा है, तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, इसको खुद ही के लिए यूज कर लेगा, खुद ही इसको क्या करेगा, यूज करेगा। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर ही वो जो प्रोटीन जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बनाना होगा वो बनने में यूज हो जाएगा। मतलब अब ये प्लांट के लिए नहीं जाएगा यहाँ पे नाइट्रोजन, आपका ये जो नाइट्रोजन है, अगर ये नाइट्रोजन सॉइल में कम है तब की बात हो रही है कि ये जो नाइट्रोजन है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद ही के लिए यूज कर लेगा और आपका ये क्या बन जाएगा, इमोबाइल हो जाएगा, इमोबिलाइजेशन इसी को बोलते हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जो इनऑर्गेनिक फॉर्म थी नाइट्रोजन की उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने यूज किया और खुद के अंदर कोई और ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड से अब देखो वापस क्या बन गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया, ठीक है। क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर फिर कुछ ना कुछ बन जाएगा, सेल वॉल बन गई, कुछ बन गया, कुछ बन गया, ठीक है। तो जो भी बन गया तो वहाँ पे क्या हो गया, ये प्रोसेस हमने क्या बोल दिया, इमोबिलाइजेशन बोल दिया, ठीक। अब CN रेशियो का क्या रोल है, अब देखो अगर कोई भी आपने रेसिड्यू डाला, ठीक है, जब भी नाइट्रिफिकेशन है वो आपका फ्रेशली रेसिड्यू और जो थोड़ा ईजिली डिकम्पोज हो जाए उसमें थोड़ा जल्दी होता है, ठीक है, उसमें नाइट्रिफिकेशन फास्ट होता है। आपने रेसिड्यू डाला उसमें कार्बन ज़्यादा था और नाइट्रोजन कम था, ठीक है, कार्बन ज़्यादा था नाइट्रोजन कम था। कार्बन ज़्यादा होने की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करेंगे और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे,
ठीक है, कार्बन ज़्यादा था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गए और नाइट्रोजन ऑलरेडी कम था, उस वजह से जो नाइट्रोजन है ये खुद ही के लिए यूज करेंगे, आगे प्लांट को वो नहीं देंगे। मतलब जब भी CN रेशियो ज़्यादा होगा तो कार्बन ज़्यादा है, नाइट्रोजन कम है, कार्बन ज़्यादा तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा हो जाएंगे बहुत, और नाइट्रोजन खुद के लिए यूज करेंगे, जिसको हमने बोला क्या, इमोबिलाइजेशन, तो वहाँ पे इमोबिलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बट अगर मैं कोई ऐसा रेसिड्यू डालूं जिसका CN रेशियो क्या है, कम है, CN रेशियो कम होने का मतलब कार्बन यहाँ पे कम होगा और नाइट्रोजन यहाँ पे ज़्यादा होगा, तभी तो ये रेशियो कम होगा। ठीक है, अब नाइट्रोजन ज़्यादा है तब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, ये जो नाइट्रेट अमोनियम है ये रिलीज होगा और प्लांट को ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, क्या पूछा है यहाँ पे, अच्छा अब पूछा है कि भाई अगर कार्बन रेशियो अगर आपका 30:1 से ज़्यादा है तो क्या होगा, है ना, तो ये CN रेशियो उन्होंने किए होंगे एक्सपेरिमेंट और वहाँ पे निकाल दिया कि आप कह सकते हो कि 30:1 से अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे होता है इमोबिलाइजेशन। ठीक है, मतलब कार्बन ज़्यादा नाइट्रोजन कम है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद के लिए यूज करेगा। अगर 30:1 से कम है तो वहाँ पे होगा क्या, मिनरलाइजेशन। ठीक है, मिनरलाइजेशन क्या, अब आपका प्रोटीन टूट टूट के क्या बन जाएगा, आपका अमोनियम नाइट्रेट वगैरह बनेगा जो प्लांट के लिए अवेलेबल होगा। ठीक, कहीं कहीं पे ये भी लिखा है कि भाई 20 से 30 होता है, मतलब आपका 20:1 से 30:1 तक लगभग इक्वल होता है। मिनरलाइजेशन और इमोबिलाइजेशन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 20 से कम CN रेशियो है तो मिनरलाइजेशन, 30 से ज़्यादा है तो इमोबिलाइजेशन, कहीं कहीं पे ये भी लिखा है। ठीक है, तो याद रहेगा मिनरलाइजेशन क्या होता है और इमोबिलाइजेशन क्या होता है। ठीक, हाँ, तो अब क्या पूछा है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, आपका इमोबिलाइजेशन हो जाएगा इस केस में। ठीक है, चलो भाई आगे आओ। पेरी स्ट्रोक का CN रेशियो पूछा ना, CN रेशियो का देखो भाई आपको याद करना जरूरी है, ये तो आपको डायरेक्ट याद ही करना है। जैसे अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। देखो भाई एक चीज़ ध्यान देना, जब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आपका CN पूछते हैं तो हमेशा 10:1 से कम होगा। ठीक है, आपका जनरली 8:1 होता है, कहीं कहीं पे आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा 3:9:1। ठीक है, या फिर 5:9:1, तो सब चल जाएगा ना, 4:9:1, मतलब 10:1 से कम ही आपको देखने को मिलेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ऑन एन एवरेज 8:1 के अराउंड होता है। सेकेंड नंबर पे इंडियन सॉइल, या फिर आप जनरली सॉइल की अगर बात करोगे तो उसका आपका होता है 10 से 11:1। ठीक है, 10:1 लिख देना, याद करना आसान है, 10 से 11:1 होता है। ऑर्गेनिक मैटर या ह्यूमस की मैं बात करूँ, ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस वगैरह हो गया, उसका भी आपका 10:1 ही होता है। ठीक, और आपका पेरी स्ट्रोक की बात करूँ तो ये होता है आपका 80:1। ठीक है, 80:1 होता है, 60:1 में कंफ्यूज मत होना, 80:1 होता है। ठीक है, एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था, सेम ऑप्शंस भी थे, आंसर वहाँ पे ये ही सही था। और जो भी ऑथेंटिक बुक मैंने देखी वहाँ भी 80:1 ही लिखा है। ठीक है, तो 80:1 ही होता है। उसके अलावा एक बचता है आपका लास्ट, आपका बचता है, क्या बचता है, सॉडस्ट। सो डस्ट का होता है आपका 400:1। ठीक है, जनरली 400:1, कहीं कहीं पे 600:1 भी लिखा है, इसमें दोनों चल जाएंगे, बट आपका स्ट्रो वाले में दोनों नहीं चलेंगे, यहाँ 80:1 ही होगा। ठीक है, बट सो डस्ट के केस में 400:1 भी होता है और 600:1 भी कंसिडर किया जाता है। ठीक है, समझिए, फिर बोल दूँ, देखो ये थोड़ा सा रिविजन जैसा है, एक बार नज़र मार के तो आना पड़ेगा ना। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बोल दिया, मैंने क्या क्या बोल दिया, अच्छा हाँ लिखा तो है, क्या बोलना दोबारा। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे आपका, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपके हो गए क्या, CN रेशियो हो गए, तो ये हो गया आपका ये। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सही है, एकदम याद कर लो इसको आप। अब देखो भाई, अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन के लॉसेज एंड गेन की बात, मतलब नाइट्रोजन का लॉस, नाइट्रोजन का लॉस, नाइट्रोजन का लॉस मतलब सॉइल में किस तरीके से नाइट्रोजन लॉस होता है, और नाइट्रोजन के गेन की भी बात करेंगे कि भाई नाइट्रोजन सॉइल को मिल कैसे रहा है। देखो जब नाइट्रोजन लॉस की बात करेंगे ना तो उसमें पहले लॉसेज की बात करते हैं, फिर गेन की बात करेंगे। नाइट्रोजन के लॉसेज की बात करते हैं, अच्छे लिखे ना ऊपर इतना बड़ा बड़ा, लॉसेज ऑफ नाइट्रोजन। तो देखो लॉसेज ऑफ नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका लीचिंग लॉस। लीचिंग लॉस, लीचिंग का मतलब क्या हुआ कि भाई कोई भी चीज़ है पानी के साथ मिक्स हुई और सॉल्यूशन बना के नीचे की तरफ चली गई, उसको हमने बोल दिया क्या, लीचिंग लॉस बोल दिया। अब देखो मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है, आपको जो पिछली हमारी क्लास नंबर जो आई थिंक 2 थी, है ना, जहाँ पे हम लोग वो पढ़ रहे थे मोबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मिनरल न्यूट्रिशन वाले में, वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि जब भी हम नाइट्रेट की बात करते हैं, ठीक है, नाइट्रेट आपका नेगेटिव चार्ज है, और अगर हम सॉइल की बात करें तो सॉइल भी तो नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव नेगेटिव आपस में करते हैं रिपेल, और नाइट्रेट क्या करता है, लीच डाउन हो जाएगा, क्योंकि ये इसको होल्ड करके नहीं रखेगा सॉइल।
अमोनियम की अगर मैं बात कर दूं इसी केस में, तो अमोनियम तो भाई पॉजिटिव है, और नेगेटिव पॉजिटिव थोड़ा सा अट्रैक्ट करेगा और ये अमोनिया को थोड़ा सा अपने साथ बांध के रखेगा। ठीक है, इसलिए लीचिंग लॉस हमेशा नाइट्रेट का ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो लीचिंग लॉस ज़्यादा किसका होता है? नाइट्रेट का लीचिंग लॉस हमेशा ज़्यादा होता है आपका। ठीक, उसके अलावा क्या होता है कि मान लो कि कोई फार्मर है ना, वो ऐसा फर्टिलाइजर बार बार सॉइल में डाल रहा है कि जिसमें नाइट्रेट कंटेंट ज़्यादा था। अब नाइट्रेट क्या होगा भाई? लीच डाउन करेगा, वहाँ के ग्राउंड वाटर में जाएगा, और वो ग्राउंड वाटर फिर लोग पियेंगे। और अगर उस ग्राउंड वाटर में, यहाँ क्या पूछा है, बस वो आंसर आ गया आपका, है ना। अगर उस ग्राउंड वाटर में 10 ppm, ppm को अपन mg पर kg भी कहते हैं, है ना, दोनों एक ही बात है। 10 ppm या 10 mg पर kg से ज़्यादा कंसेंट्रेशन हुआ नाइट्रेट का, तो वहाँ पे एक डिसीज हो जाती है जिसको अपन कहते हैं ग्लोबिनिया, जो भी बोलो आप, या फिर ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, ऑक्सीजन के ब्लड के साथ ऑक्सीजन ठीक से थोड़ा बाइंड कर नहीं पाता, तो बॉडी ब्लू कलर की पड़ने लगती है। ठीक है, मतलब ये एक रीज़न है आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम होने का। उसके अलावा और भी कई रीज़न होते हैं। कई बार डिलीवरी के टाइम पे भी हो जाता है कि भाई बच्चे तक ढंग से वो नहीं जा रहा, ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, या ऑक्सीजन ठीक से पहुंच नहीं पा रहा है ब्लड के साथ, तो उसमें उस केस में भी ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। और एक रीज़न इसका नाइट्रेट भी है। ठीक है, कॉमन टर्म है ये। तो आपको लीचिंग याद रखना है कि नाइट्रेट की ज़्यादा होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पे बस क्या है, 10 ppm से ज़्यादा अगर नाइट्रेट आपका हो गया तो वहाँ पे ब्लू बेबी सिंड्रोम देखने को मिलेगा। दूसरा भाई बहुत इंपॉर्टेंट एक है क्या, वॉलेटिलाइजेशन लॉस। ठीक है, तीन ही है यहाँ पे, एक दूसरा है आपका वॉलेटिलाइजेशन लॉस। अब देखो भाई वॉलेटिलाइजेशन लॉस क्या हुआ, अगर सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो अमोनियम फॉर्म में ज़्यादा प्रेजेंट है। आपने मान लो कोई अमोनियम वाला फर्टिलाइजर डाला, ठीक है, हमने जो क्लास नंबर आपकी 5th थी, है ना, ये वैसे 4th ही है, ठीक है, बट एक डेमो सेशन वाली क्लास ली थी ना, उसमें थोड़ा सा डिस्कस भी किया, पर छोड़ो, यहाँ पे अलग डिस्कस करते हैं। देखो भाई वॉलेटिलाइजेशन लॉस की अगर बात करें, और सॉइल में हम कह रहे हैं कि भाई अमोनियम फॉर्म में नाइट्रोजन ज़्यादा है, अमोनियम क्लोराइड डाल दिया, अमोनियम सल्फेट डाल दिया, कोई भी अमोनिया का फर्टिलाइजर डाल दिया, तो हमेशा चांस होते हैं कि अगर इसको एक फेवरेबल कंडीशन मिल जाए, है ना, सारा खेल तो फेवरेबल कंडीशन का ही है। कोई भी कंपाउंड है, अब किस तरीके की उसे कंडीशन मिलती है उसके हिसाब से वो रिएक्शन करता है। अगर अमोनिया सॉइल में ज़्यादा है, अमोनियम सॉइल में ज़्यादा है, अमोनियम आयन, ठीक है, और क्या बोला फेवरेबल कंडीशन, मतलब पीएच यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब 7.5 से क्या है, पीएच हाई है। दूसरा टेम्परेचर भी ज़्यादा है। तो ये सारी की सारी सूटेबल कंडीशन है कि आपका जो अमोनियम आयन है वो कन्वर्ट हो जाएगा और बना देगा अमोनियम गैस बना देगा। ठीक है, और दिस इज अ वेरी वॉलेटाइल गैस, है ना, वॉलेटाइल गैस होती है, एटमॉस्फेयर में एस्केप कर जाएगी, उसी चीज़ को हम कहते हैं वॉलेटिलाइजेशन लॉस ऑफ नाइट्रोजन। समझ आया, फैक्टर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, पीएच भी ज़्यादा और टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा और अमोनियम भी ज़्यादा होगा, तब आपका हो जाएगा क्या, वॉलेटिलाइजेशन लॉस हो जाएगा। ठीक है, आपको मैंने कंपेटिबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर मिक्सचर में भी बताया हुआ है कि आपके जो भी अमोनियम वाले फर्टिलाइजर है उसमें लाइम नहीं डालोगे, लाइम डालोगे तो क्या होगा, पीएच बढ़ेगा, और पीएच बढ़ेगा तो अमोनिया बन के लॉस होने की चांसेस बढ़ जाएंगे। तीसरा एक और बचता है, तीसरे के लिए तीसरा तो बच गया पर जगह नहीं बची, जगह बना लेते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। ये तो सबको पता ही पता है ना भाई, नाइट्रिफिकेशन में क्या हो रहा था आपका, नाइट्रिफिकेशन में क्या हो रहा था, नाइट्रेट बन रहा था, और यहाँ पे डीनाइट्रिफिकेशन में क्या है, नाइट्रेट नहीं बनेगा और कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो आपके नाइट्रेट है, आपका अमोनियम वगैरह है, ठीक है, ये क्या होती है, एटमॉस्फेरिक गैसेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब N2 गैस में चले गए, N2O में चले गए, NO2 में चले गए, ठीक है, NO में चले गए। तो इस टाइप की अलग अलग गैस में कुछ देखो, ये आपका डीनाइट्रिफिकेशन ना वाटर लॉग कंडीशन में जनरली होता है। वाटर लॉग मतलब कि पानी भर गया कुछ टाइम के लिए ज़्यादा ही, ठीक है, और वहाँ पे आपका बैसिलस हो गया, ठीक है, स्यूडोमोनाज हो गया, ठीक है, बैसिलस हो गया, स्यूडोमोनाज हो गया, आपका थायोबैसिलस हो गया, थायोबैसिलस, डीनाइट्रिफिकेशन, इसके तो नाम में ही आ गया। ठीक है, तो ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो क्या करते हैं, यहाँ पे रिडक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे आपका जो अमोनियम है, नाइट्राइट, इनको कन्वर्ट करते हैं कि क्या बनाते हैं, आपके एटमॉस्फेरिक गैसेज बनाते हैं, और ये गैसेज एटमॉस्फेयर में चले जाएगी तो डीनाइट्रिफिकेशन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो डीनाइट्रिफिकेशन आपका क्या होगा, वाटर लॉग कंडीशन या एनोरोबिक कंडीशन, वाटर लॉग या एनोरोबिक कंडीशन में होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिखे हैं मैंने, बैसिलस, स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस, डीनाइट्रिफिकेंस। इसके अलावा अगर एक और याद करना है तो कर लो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कोई कमी थोड़ी सॉइल में। पैराकोकस भी होता है एक, ठीक है, पैराकोकस भी होता है, 4 माइक्रो ऑर्गेनिज्म बता दिए। ठीक है, और गैसेज क्या बन जाएंगे, N2, N2O, NO2, NO, ये सब गैसेज हैं, और ये गैसेज हैं तो एटमॉस्फेयर में स्केप कर जाएगी, इसी को अपन ने बोल दिया क्या, डीनाइट्रिफिकेशन।
ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर पता चल गया। ये समझ रहे हो ना क्या लिखा है, इसका मतलब है नाइट्रेट नाइट्रोजन पर लीटर। ठीक है, mg पर लीटर है ना, mg पर kg भी ppm होता है आपका, mg पर लीटर भी आपका ppm ही होता है। ठीक है, ये नाइट्रेट नाइट्रोजन है इसका मतलब। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ो, ये भी समझ गए हो। अब वोलेटिलाइजेशन के रिगार्डिंग अभी मैंने आपको बता दिया ये क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट वोलेटिलाइजेशन। तो भाई इसमें कह रहा है कि अगर पीएच डिक्रीज हो रहा है, वो पीएच अगर इंक्रीज हो रहा है, वोलेटिलाइजेशन डिक्रीज करेगा अगर पीएच इंक्रीज हो रहा है, क्या ये बोला हमने? वोलेटिलाइजेशन को पीएच का फर्क नहीं पड़ेगा। वोलेटिलाइजेशन इंक्रीज करेगा अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, और लास्ट कह रहे हैं वोलेटिलाइजेशन इंक्रीज करेगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। वोलेटिलाइजेशन में सब कुछ इंक्रीज ही इंक्रीज है। क्या क्या इंक्रीज है? अमोनियम आयन इंक्रीज है आपका, पीएच आपका इंक्रीज है, टेम्परेचर आपका इंक्रीज है। ठीक है, तो आपका वोलेटिलाइजेशन तब इंक्रीज करेगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, पीएच इंक्रीज कर रहा है और अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, चलो नाइट्रोजन फिक्सेशन इस बार का एएफओ का क्वेश्चन यहीं से बना था। अब अपन क्या पढ़ेंगे, अभी हम लोग देख रहे थे लॉस ऑफ नाइट्रोजन। लॉस ऑफ नाइट्रोजन में मैंने आपको 3 चीज़ें बता दी हैं। लॉसेज ऑफ नाइट्रोजन 3 चीज़ें क्या क्या बताई मैंने आपको? एक मैंने आपको बताया है लीचिंग लॉस, एक मैंने आपको बताया वोलेटिलाइजेशन लॉस, और एक मैंने आपको बताया था डीनाइट्रिफिकेशन। ये सब लॉसेज हैं कि सॉइल से भाई नाइट्रोजन किन तरीकों से लॉस हो सकता है। अब अपन पढ़ने वाले हैं गेन ऑफ नाइट्रोजन। गेन ऑफ नाइट्रोजन का एक पार्ट तो मैंने आपको डेमो सेशन वाले में ही पढ़ा दिया, क्लास नंबर 5 जो सुबह 11:30 बजे डेमो सेशन एक था। गेन मतलब क्योंकि भाई वहाँ पे मैंने फर्टिलाइजर पढ़ा है, और गेन तो फर्टिलाइजर से भी है, सॉइल में नाइट्रोजन हम फर्टिलाइजर से भी तो ऐड करते हैं। बट उसके अलावा देखो यहाँ पे भाई सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है ना, फर्टिलाइजर वगैरह है आपका, मैन्योर्स ऑर्गेनिक मैन्योर्स वगैरह डालोगे तो इन ये सब चीज़ें अगर डालोगे तो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन बढ़ जाएगा। बट आज हमारा जो मेन फोकस है वो है किसके ऊपर? सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें हमारा सबसे पहला आएगा राइजोबियम। राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम सबसे पहली चीज ग्राम नेगेटिव, ठीक है, स्पोर फॉर्मिंग नोड्यूलेटिंग बैक्टीरिया, मतलब नोड्यूल बनेगा, नोड्यूलेटिंग बैक्टीरिया। ठीक है, अब देखो राइजोबियम करता क्या है, मेन काम क्या है इसका? ठीक है, राइजोबियम सबसे पहली चीज तो क्या है? एक बैक्टीरिया है। क्या है ये? बैक्टीरिया है राइजोबियम। ये हमेशा लेग्यूम्स किसके साथ? हमेशा लेग्यूम्स के साथ क्या करता है? रूट्स में उसकी नोड्यूल्स बनाएगा। ठीक है, इस तरीके से नोड्यूल्स बनाएगा, और ये नोड्यूल्स के अंदर होती है एक एंजाइम प्रेजेंट, जिस एंजाइम का नाम होता है क्या? नाइट्रोजिनेज। कभी लोग लेग्यूम्स में आपने नोड्यूल हो सकते हैं देखे होंगे, उस नोड्यूल को अगर अपन क्या करते हैं, इसको ऐसे दबाते हैं ना, तो उससे एक पिंक पिंक सा फ्लूइड से निकलता है जो लेग हीमोग्लोबिन हम कह देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर होती है नाइट्रोजिनेज एंजाइम, और ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम ही क्या करती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब देखो भाई, एटमॉस्फेयर में N2 गैस प्रेजेंट है, बट N2 गैस को ब्रेक करना कोई आसान काम नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है, बहुत एनर्जी चाहिए, बहुत स्टेबल कंपाउंड है, बट कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस काम को आसानी से कर देते हैं। ये क्या करेगा? इस नाइट्रोजन का रिडक्शन करेगा और बना देगा क्या? आपका अमोनियम बना देगा। ठीक है, अमोनियम बनाएगा जो अभी बना देगा। ठीक है, बट एक चीज़ का ध्यान दो भाई, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। अब रिडक्शन हो रहा है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट होना नहीं चाहिए। तो ये जो नोड्यूल्स है ना, यहाँ पे नाइट्रोजनेज एंजाइम प्रेजेंट है, नाइट्रोजनेज एंजाइम के साथ एक और चीज़ प्रेजेंट है जिसको अपन कहते हैं लेग हीमोग्लोबिन। ठीक है, लेग मतलब लेग्यूम, हीम मतलब आयरन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। ठीक है, मतलब ये कुछ नहीं है, ये ऑक्सीजन कैरियर है। क्या है? ऑक्सीजन कैरियर। हमारे में ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन भी तो भाई ऑक्सीजन कैरियर है, हमारे टिश्यूज तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो ये क्या करता है? अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड करेगा, ऑक्सीजन कैरियर है तो अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है, और अपने साथ ऑक्सीजन को अगर ये बाइंड कर लेगा लेग हीमोग्लोबिन, तो आपका जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है वो है आपका ऑक्सीजन से बच जाएगी, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्योंकि नाइट्रोजनेज एंजाइम काम नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या होगा? नाइट्रोजनेज एंजाइम को बचाएगा ऑक्सीजन से कौन? लेग हीमोग्लोबिन। ठीक है, और आपका नाइट्रोजनेज एंजाइम क्या करेगी? नाइट्रोजन का रिडक्शन करेगी या नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेगी। यही कहानी है किसकी? राइजोबियम की। बट इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी राइजोबियम उठा के हम कहीं भी डाल दें और वो क्या करने लग जाए? वो नाइट्रोजन फिक्स करने लग जाए ना, ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, तो कैसा होता है? आते हैं अभी, एक सेकंड। ठीक, हाँ ना, राइजोबियम। अब देखो राइजोबियम में क्या है, ऐसा नहीं कि आपने कोई भी लेग्यूम क्रॉप उठाई, कोई भी राइजोबियम उठाया डाल दी। राइजोबियम के अलग अलग स्ट्रेन होते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं। आप जो जिस क्रॉप के लिए जो सूटेबल है आप वही डालोगे, तभी जाके उसमें नोड्यूल ठीक से फॉर्म होंगे। ठीक है, तो अलग अलग टाइप की पूरी टेबल है यहाँ पे।
ठीक है, इसमें भी देखो दो चीज़ें, एक है आपका राइजोबियम, जो जनरली फास्ट ग्रोइंग राइजोबियम होते हैं ना उसको अपन राइजोबियम ग्रुप के अंदर रखते हैं, और जो स्लो ग्रोइंग राइजोबियम होते हैं उसको ब्रेडी राइजोबियम ग्रुप के अंदर रखते हैं। ठीक है, आपके जैसे सिनो राइजोबियम, मीजो राइजोबियम लिखा है, जनरली ये भी थोड़े फास्ट ग्रोइंग ही है। ठीक है, राइजोबियम सबसे फास्ट ग्रोइंग है, अब मीजो और सिनो राइजोबियम है उसके कंपैरिजन में थोड़े से स्लो ग्रो करते हैं। ठीक है, ब्रेडी राइजोबियम में वो आपके सारे के सारे राइजोबियम जो क्या होते हैं, जो स्लो ग्रोइंग राइजोबियम होते हैं, इट इज ब्रेडी राइजोबियम, और ये स्पेशली यूज होता है किसके लिए, सोयाबीन के लिए। ठीक है, ब्रेडी राइजोबियम जो आपका हो गया। चलो आगे बढ़ें, ये ब्रेडी राइजोबियम हो गया है ना। राइजोबियम अभी एक दो चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। तो ये आपका देखो क्वेश्चन आया हुआ है AFO 2024 का, आसान सा क्वेश्चन पूछा हुआ है इन्होंने। क्या पूछा है कि भाई राइजोबियम की कौन सी स्पीसीज है जो लेंटिल के लिए यूज करते हैं। बस अगले उसमें टेबल मैंने आपको दे दिया, उसको आप याद कर लो। राइजोबियम मेलीलोटा या मेडिका या अल्फा लफा जिसको अपन कहते हैं उसके लिए यूज होता है। मेलीलोटस स्वीट क्लोवर, मेलीलोटस स्वीट क्लोवर होता है उसके लिए अपन यूज करते हैं। लेग्यूमिनोसोरम आपका पी के लिए यूज होगा, लेथाइरस के लिए यूज होगा, स्वीट पी है ना, लेथाइरस क्या होगा आपका स्वीट पी होगा उसके लिए यूज हो जाएगा। फेजोली आपका बीन्स के लिए यूज होगा, ट्राइफोली आपका बरसिम के लिए यूज होगा, बरसिम, और राइजोबियम जेपोनिकम आपका सोयाबीन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ कंफ्यूज मत करना, राइजोबियम जेपोनिकम है ना आपका, ये जनरली आप ब्रेडी राइजोबियम भी कह सकते हो है ना, क्योंकि जनरली ब्रेडी राइजोबियम जेपोनिकम इस तरीके से भी कह देते हैं। ठीक है, तो आपका सोयाबीन वाला जो है वो ब्रेडी राइजोबियम में भी आ जाता है। तो ये टेबल आपको याद करना है ना, ट्राइगोनेला, ये फेन्यूग्रिक भी है यहाँ पे। ठीक है, ये सब आपको याद करने हैं। और देखो यहाँ पे मैंने आपको किसका छोड़ा है, लेंटिल का छोड़ा है, क्योंकि ये उसका आंसर है। लेग्यूमिनोसोरम में आपका क्या आ गया, पी आ गया, लेथाइरस आ गया आपका, और लेंटिल आ गया। ठीक है, बाकी सब भी आपको याद करने हैं, इंपॉर्टेंट हैं। चलो बढ़े आगे, बढ़ गए। हाँ, अब क्या बोल रहे हैं विच, ठीक है। अरे देखो राइजोबियम के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, एक दो चीज़ें और बताता हूँ, एक दो चीज़ें और बताता हूँ। राइजोबियम के लिए सूटेबल कंडीशन बोलें तो पीएच उसका आपका क्या होगा, पीएच, पीएच शुड नॉट बी लेस देन, शुड नॉट बी मतलब न्यूट्रल पीएच चाहिए भाई, शुड नॉट बी लेस देन 5.5, 5.5। अगर सॉइल का पीएच एसिडिक है, 5.5 से कम है, तो राइजोबियम नोडुल फॉर्म नहीं करेगा। ऑप्टिमम पीएच इसके लिए एकदम न्यूट्रल जाएगा। ठीक है, एक बात ये हो गई। दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात, हाँ, फॉस्फोरस अवेलेबिलिटी या फिर अवेलेबल फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस, राइजोबियम को काम करने के लिए थोड़ा फॉस्फोरस इनिशियली चाहिए होता है। अगर बिल्कुल भी फॉस्फोरस नहीं होगा तो राइजोबियम नोड्यूल फॉर्म नहीं करेगा। और स्टार्टिंग में थोड़ा सा नाइट्रोजन भी सॉइल में प्रेजेंट हो तो नाइट्रोजन आपका क्या करेगा, मतलब एज ए इनोक्यूलम यूज करेगा। जैसे दही के लिए हम थोड़ा सा दही डालते हैं ना, बस वही वाली बात है, हल्का सा नाइट्रोजन प्रेजेंट हो तो अच्छी बात है। पर बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा तब भी राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्स नहीं करेगा, तब जरूरत ही नहीं नाइट्रोजन फिक्स करने की। ठीक है, तो ये इसके कुछ फैक्टर्स हुए। अब देखो ये मैंने आपका पहला हमने सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में डिस्कस किया राइजोबियम, पॉइंट अब आप बनाओ लिखो। दूसरा एक और है, देखो भाई राइजोबियम बोला हमने नोड्यूल्स बनाएगा लेग्यूम्स के साथ, नोड्यूल्स विथ लेग्यूम्स। अच्छा, राइजोबियम तो खत्म ही नहीं होता है यार, राइजोबियम के बारे में इतनी सारी चीज़ें बोल दी। देखो एक और चीज़ लिखा था वहाँ पे, एजो राइजोबियम, एजो राइजोबियम है ना, सुना है क्या कभी, नहीं सुना तो अभी अभी सुन लो। इसकी खास बात क्या है, आपने ये जरूर सुना होगा कि भाई एक आपका सेसबेनिया की स्पीसीज है, सेसबेनिया रोस्ट्रेटा, जिसके स्टेम में भी नोड्यूल्स बनते हैं। जनरली रूट्स में बनते हैं, बट सेसबेनिया रोस्ट्रेटा ऐसा है जिसके रूट के साथ साथ स्टेम में भी नोड्यूल्स बनते हैं, और उसकी स्टेम में नोड्यूल्स एजो राइजोबियम ही बनाता है। ठीक है, ये भी राइजोबियम के अंदर ही है, एजो राइजोबियम जो आपके सेसबेनिया रोस्ट्रेटा में स्टेम में नोड्यूल्स बनाता है। ठीक है, ठीक है, राइजोबियम में नोड्यूल्स लेग्यूम्स क्या लिखा है, ठीक है ना, राइजोबियम क्या है आपका, नोड्यूल्स बनाएगा लेग्यूम के साथ और नाइट्रोजन को फिक्स करेगा। अब आपका एक और आता है जिसको अपन कहते हैं क्या, एक्टिनोमाइसीट्स, एक्टिनोमाइसीट्स, ये भी नोड्यूल्स बनाएगा बट विद नॉन लेग्यूम्स, नॉन लेग्यूम्स, लेग्यूम्स क्रॉप के साथ नहीं बनाएगा, बट ये कुछ ट्रीज के साथ आपके क्या करता है, आपका ये ट्रीज के साथ वो बनाएगा, आपका नोड्यूल्स बनाएगा, है ना। इसका रिफॉरेस्टेशन में भी काम आता है ना, इसका यूज किया आपका जनरली रिफॉरेस्टेशन वगैरह में भी ये हेल्प करता है। क्यों भाई, फॉरेस्ट हो रहा है वहाँ पे, ट्रीज ही तो होंगे, ट्रीज में नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेगा तो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी बढ़ाएगा। ठीक है, कुछ आपके जैसे अल्नस होता है, मिरिका होता है ना, ये कुछ ट्रीज के नाम है, मिरिका। ठीक है, तो ये सब आपकी कुछ ट्रीज है जिनकी रूट्स में ये नोड्यूल्स बनाता है, और इस एक्टिनोमाइसीट्स का नाम है, बता दो भाई, फ्रैंकिया। ये सारे तो राइजोबियम है भाई, राइजोबियम तो लेग्यूम के साथ ही बनाएगा, डिस्कस कर चुके अपन। ठीक है, इस एक्टिनोमाइसीट्स का नाम आपको याद रखना है क्या है, फ्रैंकिया।
तो फ्रेंकिया क्या करता है, अल्नस मेरिका ऐसे कुछ ट्रीज होते हैं जिनके साथ ये क्या करेगा, नोड्यूल्स बनाएगा। उस नोड्यूल में भी फिर से एंजाइम नाइट्रोजनेज जो नाइट्रोजन को फिक्स करेगी, ठीक है, ट्रीज के साथ बनाएगा। ये अपनी हमारी दूसरी बात होगी। अभी एक तीसरी बात बची हो, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपसे पूछता है ना वो तीसरे वाले से पूछता है। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपको सिर्फ 3 चीज़ें बता रहा हूँ। पहला हो गया क्या, राइजोबियम जो लेग्यूम्स के साथ नोड्यूल बनाएगा। दूसरा आपका एक्टिनोमाइसिट्स फ्रैंकिया जो नॉन लेग्यूम्स के साथ, ट्रीज के साथ जो क्या करेगा, नोड्यूल्स बनाएगा। चलो हाँ, ये आपका सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछता है वो आपसे यहीं से पूछता है। आसान सा क्वेश्चन है बट पूछता जरूर है। कह रहा है कि भाई ब्लू ग्रीन एल्गी है एनाबीना, वो कहाँ रहती है ना। कह रहा है कि भाई लेग्यूम्स के रूट में रहेगी, लेग्यूम्स के स्टेम में रहेगी, अजोला के लीफ कैविटी में रहेगी, अजोला के फ्लावर में रहेगी। आसान सा क्वेश्चन है। देखो पहली चीज़ तो अजोला है क्या, एक टेरिडोफाइट है ना। टेरिडोफाइट वेरिडोफाइट वो सब बायोलॉजी में पढ़ते हो ना। टेरिडोफाइट अजोला मतलब टेरिडोफाइट जो है पूरा बड़ा सा फाइलम है जिसके अंदर फर्न्स आते हैं। क्या आते हैं, फर्न्स आते हैं ना। एक्वेटिक फन बोलते हैं अजोला को। अजोला क्या है आपका, एक्वेटिक फन। एक्वेटिक फन मतलब अगर आपका ये यहाँ पे मान लो पानी भरा हुआ है तो इसके ऊपर ग्रो करेगा, इसके ऊपर अजोला क्या करेगा, ग्रो करेगा। तो जनरली जैसे राइस है तो राइस में भाई अपन क्या करते हैं, फील्ड को पूरा फिल रखते हैं। तो वहाँ पे ये काम आता है हमारे बहुत, क्योंकि वहाँ पे आपका क्या आराम से अजोला आप ग्रो कर सकते हो। अजोला या फिर एक्वेटिक फन है ना, दोनों एक ही बात है। एक्वेटिक फर्न आपके एक टेरिडोफाइट्स प्लांट है। क्या बोला मैंने, टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट्स, ठीक है। तो आपका एक अजोला को क्या बोला, एक्वेटिक फर्न बोला। अब देखो होता क्या है ना, एक आपके यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिसका नाम है क्या, ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया। दोनों सेम चीज़ हैं। पहले ब्लू ग्रीन एल्गी नाम था, अभी साइनोबैक्टीरिया नाम है। तो ये थोड़ा याद रखना, ठीक है। ये दोनों आपके एक ही बात है, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया। इसकी 2 इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, एक है आपका एनाबिना और एक है नोस्टॉक। एनाबिना एंड नोस्टॉक, ये दोनों क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया की स्पीसीज हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करती है। एक तो इनकी खुद भी आपकी अकेले में भी नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। इनके पास क्या होता है, कुछ सेल्स होते हैं तगड़े तगड़े, मतलब उनकी सेल वॉल मोटी हो जाती है कुछ। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि अकेले में भी नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। कुछ सेल वॉल इनकी हार्ड होती है और उस सेल वॉल के अंदर नाइट्रोजनेज एंजाइम प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, नाइट्रोजन को फिक्स करती है, ठीक है। बट यहाँ पे हम सिम्बायोटिक की बात कर रहे हैं अभी। तो सिम्बायोटिक की केस में क्या होगा, ये जो एनाबिना या नोस्टॉक आपकी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या साइनोबैक्टीरिया है, ये इसकी लीफ के अंदर रहेगा और इसके साथ मिलकर नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, ठीक है। तो ये भी आपका सिम्बायोटिक के अंदर फिर आ जाता है। तो लीफ कैविटी में रहेगा किसकी, अजोला की, ठीक है। अब देखो भाई आपका ये टेरिडोफाइट है, फ्लावर तो होते ही नहीं टेरिडोफाइट में ना, एंजियोस्पर्म में होते हैं फ्लावर, ठीक है। चलो अब देखो हमारा सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में 3 हो चुके हैं। एक राइजोबियम हुआ आपका, एक आपका एक्टिनोमाइसिट्स फ्रैंकिया हुआ और तीसरा आपका क्या बोला था, ये आपका ब्लू ग्रीन एल्गी वाला है ना। 3 हो गए, ठीक। उसके अलावा आपका अगर हम बात करें भाई एसिम्बायोटिक, एसिम्बायोटिक या फिर फ्री लिविंग बोल दें, क्या बोल रहे हैं, फ्री लिविंग। अब दूसरे वाले फ्री लिविंग नहीं थे भाई, फ्री लिविंग थे बट फ्री लिविंग में नाइट्रोजन फिक्स नहीं करेंगे। राइजोबियम अगर सॉइल में प्रेजेंट है नाइट्रोजन फिक्स नहीं करेगा, अगर वो लेग्यूम के साथ नोड्यूल बनाएगा तभी नाइट्रोजन फिक्स करेगा। तो वो आपका क्या है, सिम्बायोटिक है बट नॉन फ्री लिविंग है, ठीक है। ये आपका क्या है, एसिम्बायोटिक है बट फ्री लिविंग है, मतलब सॉइल में अगर एजेटोबैक्टर अकेला पड़ा है फिर भी वो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है। तो यहाँ पे देखो इसकी एग्जाम्पल पहले आपको एक तो याद रखने होंगे। एजेटोबैक्टर हो गया आपका, ठीक है। आपका एक बिजीरेंकिया है, बिजीरेंकिया, स्पेलिंग वगैरह चेक कर लेना। टेम्परेट रीजन में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा बिजीरेंकिया। टेम्परेट के साथ साथ मेन चीज़ है इसका फाइलोस्फीयर। मतलब देखो ज़्यादातर आपकी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है प्लांट की रूट के आसपास होते हैं, ठीक है, और वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। बट ये जो बिजीरेंकिया है ये रूट के आसपास नहीं भाई, ये प्लांट के स्टेम या लीफ के आसपास होगा, फाइलोस्फीयर में होगा, वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्स करता है। इसके अलावा आपका यहाँ क्या बचा है, एजोस्पाइरिलम है, एजोस्पाइरिलम, ठीक है। ये भी आपका टेम्परेट रीजन में ज़्यादा दिखता है एजोस्पाइरिलम। और फिर आपका एक लास्ट बचता है क्या, क्लोस्ट्रीडियम, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, क्लोस्ट्रीडियम इनमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी के सारी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये हैं हीट्रोट्रॉप्स, हीट्रोट्रॉप्स, एरोबिक एंड हीट्रोट्रॉप्स, एरोबिक एंड हीट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया हैं सारे के सारे, ठीक है। क्या है, एरोबिक एंड हीट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया हैं एक्सेप्ट क्लोस्ट्रीडियम जो कि आपका क्या है तो हीट्रोट्रॉपी, हीट्रोट्रॉप, हीट्रोट्रॉप मतलब खाना कहीं और से ड्राइव करते हैं, खुद ही नहीं बनाते, ठीक है।
हेट्रोट्रोपिक बट दिस इज एनारोबिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे आपका क्लोस्ट्रीडियम से क्वेश्चन कि भाई कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एनारोबिक कंडीशन में नाइट्रोजन फिक्स करेगा, इट इज क्लोस्ट्रीडियम। यहाँ पे देखो इसकी खास बात पता क्या है कि ऐसा नहीं है कि भाई हमें सॉइल दिख रहा है इसमें तो पानी है ही नहीं तो यहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर थोड़ा सा भी पानी होगा ना, आपका एक बूंद पानी भी होगा तो वो तो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको एनारोबिक कंडीशन उसी में मिल जाती है और वहीं पे वो नाइट्रोजन फिक्स कर देता है। ठीक है, तो क्लोस्ट्रीडियम में आपका एनारोबिक होगा पर हीटोट्रोपी है बट एनारोबिक है। ठीक है, तो ये नाम आपको एग्जांपल्स डायरेक्ट याद करने पूछता है भाई एसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन या फ्रीली लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन इनमें से कौन सा है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा तो भाई साहब लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कमेंट वगैरह करके थोड़ा बता दिया करो, थोड़ा आइडिया तो दिया करो। ठीक है गाइज, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।